नेक्स्ट टॉपिक इज पीएन जंक्शन डायोड। व्हाट डू यू मीन बाय पीएन जंक्शन डायोड? अब पहले इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ढंग से समझना, बहुत सारी चीजें इसमें से बनती है। क्या कर रहा हूं बेटा, मैं एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले रहा हूं, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले रहा हूं। ये मैंने पी टाइप लिया, यहां मैंने एन टाइप लिया, ठीक है। पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स की होती है, मेजॉरिटी होल्स की है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है। एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है और माइनॉरिटी होल्स की। क्लियर? हाँ बेटा क्लियर। अब यहां पे बड़े ध्यान से समझना है, इस साइड होल्स ज्यादा है, इस साइड होल्स कम है, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स कम है, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो पहला पॉइंट क्या बन गया, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ डिफरेंट चार्ज कैरियर्स on both the sides, ठीक है। क्यों? इधर होल्स ज्यादा है, इधर होल्स कम है, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन्स कम है। होल्स विल diffuse from p side to n side, from p side to n side, and electrons will diffuse from n side to p side. Electrons will diffuse from n side to p side. समझ में आ गया बेटा मैंने क्या कहा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफरेंट चार्ज कैरियर्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, होल विल डिफ्यूज फ्रॉम p side to n side and electrons will diffuse from n side to p side, which results in डिफ्यूजन करंट, विच रिजल्ट्स इन डिफ्यूजन करंट। कंसेप्ट क्या बना, ध्यान से समझना। होल्स यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे हैं कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। तो इसकी वजह से आपका डिफ्यूजन करंट चलेगा। जिस साइड पॉजिटिव चार्ज चलता है डिफ्यूजन करंट उसी साइड चलेगा। पॉजिटिव चार्ज इस साइड चल रहा है तो डिफ्यूजन करंट भी इसी साइड होगा, नेगेटिव इस साइड है तो डिफ्यूजन करंट इस साइड होगा। तो इन शॉर्ट ये हो गया, डिफ्यूजन करंट इस साइड आया अक्रॉस द जंक्शन, ये डिफ्यूजन करंट हुआ। तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन कहां से कहां हुई, पी से एन हुई। किस वजह से हुई? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो डिफ्यूजन करंट की अगर मैं बात करूं, डिफ्यूजन करंट फ्लोज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, ठीक है, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। किसकी वजह से चलता है बेटा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से चलता है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किस वजह से चलते हैं बेटा? क्या रीजन होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस वजह से डिफ्यूजन करंट आता है जो पी साइड से एन साइड चलता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह। अब होगा क्या बेटा, डिफ्यूजन करंट के बाद जब ये मूव करेंगे, मूव करने के बाद दे विल रिकंबाइन एट द जंक्शन। अब ये जंक्शन पर रिकंबाइन हो जाएंगे, यहां पर ये P और N के जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जंक्शन पर रिकंबाइन हो जाएंगे। अब ये यहां पर बेटा रिकंबाइन हुए। जैसे ये यहां पर रिकंबाइन हुए, इस रिकंबाइन होने के बाद यहां पर एक रीजन ऐसा बन गया जिसके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं बचा। यहां पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं बचा। ये जंक्शन पर एक रीजन ऐसा बन गया, इस रीजन का नाम रखा डिप्लीशन लेयर, ठीक है। अभी हुआ क्या, अभी तो डिप्लीशन लेयर बननी स्टार्ट हुई है, यहां पर सिर्फ इमोबाइल आयंस आए हैं। इधर जो आयन बचे हैं वो नेगेटिव आयन बचे हैं और इधर जो आयन है
वो पॉजिटिव आयन बच्चे हैं। आयन का मतलब है ये आयन इमोबाइल आयन है बेटा। कैसे आयन है आपके पास? इमोबाइल आयन। क्यों बच्चे हैं? पी साइड ने होल्स को खत्म किया है, पी साइड से होल्स खत्म हुआ है। अगर पी साइड से होल्स खत्म हुए हैं तो बेटा कहीं से पॉजिटिव चार्ज चला जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और कहीं से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये इमोबाइल आयन बच गए। अब हुआ क्या, यहां पर नेगेटिव आयन है, यहां पॉजिटिव आयन है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया पी से एन की साइड। अब क्या कर रहा है, जैसे ये होल इधर जाने की कोशिश कर रहा है, होल पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे वापस फोर्स लगाएगा, वापस भेज देगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर आने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, वापस भेज देगा। मतलब अब डिफ्यूजन करंट कम होना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या, ड्यूरिंग देयर मूवमेंट electrons and holes will recombine at the junction जंक्शन पर रिकंबाइन करेंगे, ठीक है, एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट सेटिंग अप from N side to P side. This electric field will start decreasing the diffusion process. ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को कम करने की कोशिश करेगा, वो मैंने आपको बता दिया। पर फिर भी एक दो जिसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े। अब होगा क्या, अब क्या होगा, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ बोथ साइड्स। अब बेटा ये दोनों साइड के ड्रिफ्टिंग हो रहे हैं, विच रिजल्ट्स इन ड्रिफ्ट करंट। कौन सा करंट चलेगा बेटा? ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट का क्या मतलब है, अब बड़े ध्यान से समझना। यहां ड्रिफ्ट करंट को कैसे कह रहा हूं मैं, यहां से भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्टिंग करा के उधर ले जाएगा, और इधर जो माइनॉरिटी होल्स हैं उनको इधर ले आएगा। मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो ड्रिफ्ट करंट अपोजिट चलेगा। तो बेटा इस डायरेक्शन में जो करंट चलेगा उस करंट का नाम क्या होगा बेटा? कौन सा करंट होगा? वो ड्रिफ्ट करंट। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट चलेगा। तो अगला पॉइंट यहां से क्या आ गया बेटा? अगला पॉइंट आ गया, ड्रिफ्ट करंट फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां तक? देखो कौन सी साइड से कौन सी साइड है, एन साइड टू पी साइड, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ minority charge carriers on both sides. Due to drifting of minority charge carriers on both sides. समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी की वजह से चलता है। हाँ बेटा क्लियर है? कहां से कहां चलता है? एन साइड टू पी साइड चलता है, ड्रिफ्टिंग की वजह से चलता है, ठीक है। डिफ्यूजन करंट पी से एन चलता है, किसकी वजह से चलता है? मेजॉरिटी चार्ज करे, और किसकी वजह से बेटा? डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से, कंसंट्रेशन की वजह से। ये अभी डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का कंसेप्ट बताया है बेटा। शुरू में जो करंट चल रहा है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से चल रहा है, इसलिए डिफ्यूजन करंट है, और डिफ्यूजन करंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा करंट आया बेटा? ड्रिफ्ट करंट आया। तो इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज जीरो।
but with passage of time diffusion current decreases and drift current increases. बेटा मैंने आपको अभी समझाया भी है कि शुरू में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन ज्यादा होगा, फिर टाइम के साथ डिफ्यूजन कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वो रोकेगा डिफ्यूजन प्रोसेस को, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा। एट एन इंस्टेंट when diffusion current and drift current becomes equal, पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म। तब हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है, वो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड बन गया। इसका मतलब ये है कि डिफ्यूजन करंट इधर है, ड्रिफ्ट करंट इधर है, तो इसका मतलब उस टाइम पे डायोड से नेट करंट 0 है। तो इन अनबायस्ड स्टेट द नेट करंट थ्रू डायोड विल बी 0। ये पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। डिफ्यूजन करंट का क्या कंसेप्ट है, ड्रिफ्ट करंट का क्या कंसेप्ट है, कौन सा करंट कब ज्यादा था, कौन सा करंट कब कम है। अगला पॉइंट, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप अक्रॉस द जंक्शन from n side to p side, from n side to p side। ठीक है, एक डिप्लीशन लेयर बन गई। डिप्लीशन लेयर इज ए रीजन in which no free charge carriers are present, and which contains immobile positive and नेगेटिव आयंस। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होता है कि डिप्लीशन लेयर में चार्ज नहीं होता, फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते, बट इसमें आयंस होते हैं, वो इमोबाइल आयंस होते हैं। ऑन एन साइड, ऑन पी साइड नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट। नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट, that is charge density is negative, whereas on n side positive ions are present, that is charge density is positive, that is charge density is positive। चार्ज डेंसिटी कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव होगी, आपको ध्यान रखना। यहां से एन साइड और पी साइड पे चार्ज डेंसिटी ऐसी आ गई, ये आपको समझ में आना चाहिए। डिप्लीशन लेयर वो लेयर होती है जिसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर टू नैनोमीटर। अगला पॉइंट, एज डोपिंग इंक्रीजेस width of depletion layer decreases, width of depletion layer decreases। जैसे जैसे डोपिंग बढ़ेगी डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज करेगी। ये पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए।
अब ये जो डायोड बना, इस डायोड में अगर मैं यहाँ देखूं, यहां पर नेगेटिव आयन है मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर देखूं इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब ये एक बैरियर बन गया जिसको हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, वीबी से लिखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या आ गया इसके अंदर, एक पोटेंशियल बैरियर इज फॉर्म्ड on the junction with lower potential on P side and higher potential on N side. Lower potential on P side and higher potential on N side, ये आपको ध्यान रखना है। ये पोटेंशियल बैरियर ऐसे बन गया, इस बैरियर को VB से लिखते हैं हम, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम इज 0.3 वोल्ट एंड दिस पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट। इस पोटेंशियल बैरियर से E निकालूं, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पोटेंशियल बैरियर बाय विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, इसकी विड्थ का नाम मैंने D रख दिया। तो अगर मैं जनरल सा एग्जांपल देखूं, मान लो जर्मेनियम के लिए कहूं कि ये 0.3 वोल्ट है और थिकनेस 1 माइक्रोमीटर है, तो ये आ गई 3 × 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। 3 × 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब अगर आपको फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन और होल इन डिप्लीशन लेयर देखनी हो, कौन सी लेयर में देखनी हो बेटा, डिप्लीशन लेयर में, वो होगी E चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो ऐसे निकाल रहे हो, इनकी मल्टीप्लीकेशन करके आप ऐसे फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन लेयर या इन डिप्लीशन रीजन इज नॉट यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा है हमने ये जो वैल्यू निकाली है ये एवरेज वैल्यू निकाली है। अब अगला पॉइंट इसी में क्या बनता है, अगर मैं एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लूं और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लूं और उनको ज्वाइन कर दूं, तो मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनेगा। अगर मैं एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लूं, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लूं और उनको ज्वाइन कर दूं, तो मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनेगा। उसका रीजन ये है कि ये जो इनके सरफेस है, इस पे कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन होती है और साथ साथ रखने से इधर मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो पाती, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाती। इसीलिए आपको पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए, एक पी टाइप का वेफर लेना पड़ेगा, उसके ऊपर एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना सकते हो, या एक एन टाइप का वेफर लेना पड़ेगा और उस पे आप कौन सा सेमीकंडक्टर बना सकते हो, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना सकते हो। अलग अलग दो स्लैब लेने से पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनता होता। अब बेटा ये जो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड बना, इस डायोड में पोटेंशियल ऐसे वैरी करता है, मैंने आपको बताया पी साइड पे पोटेंशियल लोअर होता है, इन साइड पे पोटेंशियल हायर होता है। ये जो हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल, इसको वीबी से लिख रहे हैं। ये पोटेंशियल का वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ, सिर्फ यहीं पे पोटेंशियल का वेरिएशन है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसलिए पोटेंशियल सेम है, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल सेम है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ तब होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, बट मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो ये 0 है, इसलिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसे आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द मिडल ऑफ द डिप्लीशन लेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द मिडल ऑफ द डिप्लीशन लेयर। मिडल ऑफ डिप्लीशन लेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था VB/D से, वो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है।
चार्ज डेंसिटी की बात करूं, पी साइड पे चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, एन साइड पे चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली नहीं होती, वो भी ऐसे होती है, यहाँ नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, इस तरह का ग्राफ आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल देखना हो तो बेटा ये सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का, इधर P इधर N, दिस इज नोन एज पीएन जंक्शन डायोड। इसके एंड्स पे मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगे होते हैं। मेटेलिक कॉन्टैक्ट क्यों लगाते हैं? ताकि मेटल के थ्रू इसका वो करंट का फ्लो हो पाए। पीएन जंक्शन डायोड को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड बाइजिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड बाइजिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड? If P side of the diode is connected to positive terminal of the battery and N side of the diode is connected to negative terminal of the battery, positive terminal of battery and N side is connected to negative terminal of battery, तो हम बोलते हैं कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। कैसी बायसिंग हो गई बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग। मतलब इधर P इधर N, फॉरवर्ड बाइजिंग का मतलब इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव से, फॉरवर्ड बाइजिंग हो गई। अब आप देखो यहाँ पर आपका एक बैरियर पोटेंशियल था, ये बैरियर का अपोज कर रहा है। बैरियर का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड बाइजिंग में है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, effective potential barrier decreases, मतलब क्या है? अभी जो हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास बैरियर था, ये हमारे पास बैरियर वोल्टेज थी, VB थी। अब क्या हुआ? अब इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर थोड़ा सा कम हो गया, ये जो हो गई होगी VB माइनस VB। ठीक है। अब अगर ये वाली वोल्टेज ज्यादा हुई तो करंट और भी ज्यादा आ जाएगा, मतलब ये बैरियर को तोड़ दे तो करंट ज्यादा चलने लग जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइजिंग में करंट फ्लोज मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फॉरवर्ड बाइजिंग में डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिफ्यूजन करंट को फेवर करेगा, ड्रिफ्ट को नहीं कर रहा। करंट जो चलेगा वो फ्रॉम P टू N चलेगा अक्रॉस द जंक्शन। अगर करंट चल रहा है तो डायोड विल ऑफर लो रेजिस्टेंस एंड कंडक्ट। डायोड लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और क्या करेगा बेटा? कंडक्ट करेगा। ये आपको ध्यान रखना। फॉरवर्ड बाइजिंग में P साइड ऑफ द डायोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, N साइड ऑफ द डायोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं। उसके हिसाब से ये फॉरवर्ड में कैरेक्टरिस्टिक आती है जो आपको पता हो। नेक्स्ट हेडिंग इज रिवर्स बाइजिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अगर एक पीएन जंक्शन डायोड की P साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करूं और N साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करूं तो हम बोलते हैं कि वो डायोड रिवर्स बायस हो गया। ठीक है। रिवर्स बायसिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है width of depletion layer increases, effective potential barrier increases, effective potential barrier increase करता है। Diode will offer high resistance and not conduct.
ड्रिफ्ट करंट चलता है इसमें मेनली, क्योंकि डिफ्यूजन तो होने नहीं दे रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, ड्रिफ्ट करंट चलता है, और वो किस वजह से चलता है? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। इसमें जो इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर पहले इतना था, अब वो इससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये वाली वैल्यू पहले VB थी, अब ये जो बन गया ये बन जाता है VB प्लस V बन जाता है। V जो आपने यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज लगाई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, रिवर्स बाइजिंग में पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड। तो अभी मैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरे पास डायोड है, P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इनको नेगेटिव से थ्रू रियोस्टेट, इसका नाम RH रियोस्टेट रख दिया, यहाँ एक एमीटर लगा दिया, यहाँ एक वोल्टमीटर लगा दिया। अब अगर मैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में करंट और वोल्टेज में ग्राफ बनाऊं, बड़े ध्यान से समझना है, करंट और वोल्टेज में ग्राफ बनाऊं तो वो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। हाँ बेटा, अप टू ए वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से कम वोल्टेज तक करंट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, इस वोल्टेज का नाम होता है नी वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज। उसके बाद करंट एब्रप्टली बढ़ता है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में ये ग्राफ आता है, करंट ज्यादा होता है इसलिए मिली एम्पियर में होता है। ये अलग अलग डायोड के लिए अलग अलग होगी, सिलिकॉन के लिए अराउंड 0.7 वोल्ट होती है, जर्मेनियम के लिए अराउंड 0.3 वोल्ट होती है। यहीं से अगर आप देखो, मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये आ गया डेल्टा V, ये आ गया डेल्टा I। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा जिसको हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलेंगे, एंड दिस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा I। हाँ भाई क्लियर है, ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है और ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है बेटा? डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक का मतलब है चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट, और ये बेटा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, ये लो होगा क्योंकि फॉरवर्ड बाइजिंग में करंट आता है। किसी एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालना हो, जैसे उसको स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, मान लो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालना है तो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा दैट इज 1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों? आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हो, IV ग्राफ का स्लोप 1/R देता है। तो ये रेजिस्टेंस भी लो आएगा बिकॉज फॉरवर्ड बाइजिंग के अंदर डायोड कंडक्ट करता है, और डायोड जब कंडक्ट करेगा तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा बेटा? लो होगा। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और वो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में P को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, N को पॉजिटिव से। जनरली रिवर्स बाइजिंग में वोल्टेज ज्यादा रखी जाती है क्योंकि डायोड कंडक्ट नहीं करता, रेजिस्टेंस ज्यादा आता है। तो इसलिए अगर हम I और V में ग्राफ बनाएं, अब यहाँ पर आपका जो I है और इधर V है, इसमें जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये ग्राफ सीधा हो जाता है, और यहाँ पर जो I आता है वो माइक्रो एम्पियर में आता है। और ये जो करंट है ये बेटा अब सेचुरेशन करंट हो गया, -I0 नाम रख दिए, 0 है। हाँ भाई क्लियर है। जिस वोल्टेज पे ये एकदम एब्रप्टली बढ़ जाता है, इस वोल्टेज को VZ और जीनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है। I और V में ऐसा ग्राफ आता है, रिवर्स करंट सेचुरेट सा करंट होता है, माइनॉरिटी की वजह से चल रहा है, वोल्टेज चेंज करने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस केस में जो रेजिस्टेंस निकलेगा वही रिवर्स बाइजिंग का रेजिस्टेंस होगा, वो होगा बेटा डेल्टा V बाय डेल्टा I, विच विल बी वेरी लार्ज। ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। रिवर्स बाइजिंग में आप देख भी लो, आप वोल्टेज को चेंज करके देखो, वोल्टेज का चेंज तो बिल्कुल कम है, बट करंट का वोल्टेज का चेंज तो आप कितना भी कर सकते हो, बट करंट का चेंज ऑलमोस्ट 0 है। अगर करंट का चेंज ही नहीं हो रहा तो इसलिए डेल्टा I 0, तो वो रेजिस्टेंस लार्ज होता है। तो इसीलिए बोलते हैं रिवर्स बाइजिंग के अंदर एक PN जंक्शन डायोड हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बट फॉरवर्ड बाइजिंग में लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब मैंने IV कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड और रिवर्स के कंबाइन करके लिखे, तो ये ऐसे बन गए। इस वोल्टेज को लिख दिया नी वोल्टेज और ये, और कट ऑफ वोल्टेज, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आप यहां से देख सकते हो रिवर्स बाइजिंग के अंदर करंट वोल्टेज के ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है, करंट ऑलमोस्ट सेम ही है,
ठीक है, और एक हायर वोल्टेज पर ब्रेक डाउन हो जाती है। और ये जो करंट ऑलमोस्ट सेम है, इस करंट का नाम क्या होता है बेटा, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों को कंबाइन करके हमने कैसे लिखा है, ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। यहां से एक चीज और भी बता देता हूं, जो करंट का रिलेशन होता है वो ये होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ई वी बाई के बी टी -1, जहां पर v क्या है, ये तो e हो गया एक्सपोनेंशियल वाला, और ये है e चार्ज वाला। v इज द बाइजिंग वोल्टेज जो मैंने लगाई है, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, आई नोट करंट हो गया, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। अब आप देखो, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइजिंग वोल्टेज हमने पॉजिटिव लगाई है, तो e की पावर EV बाई के बी टी बड़ा होगा 1 से, क्योंकि फॉरवर्ड बाइजिंग में ये वाली टर्म ज्यादा होगी, ठीक है। तो बेटा जो आपका करंट आ जाएगा वो आ जाएगा आई नोट ई की पावर EV बाई के बी टी। इसीलिए आप बोल रहे हो करंट वोल्टेज के साथ एक्सपोनेंशियल टाइप वेरी कर रहा है। इन केस ऑफ रिवर्स बाइजिंग, रिवर्स बाइजिंग की अगर मैं बात करूं तो e की पावर EV बाई के बी टी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा। और जब मैं वोल्टेज को ज्यादा कर दूं या कम कर दूं, ये EV एक्चुअली में क्या होता है बेटा, EV के बी टी से बड़ा होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो e की पावर EV बाई के बी टी, ये नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव नहीं, मतलब ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और ये अब एक के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो जो आपका I बचेगा वो बचेगा आई नॉट इंटू 0-1, दैट इज I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट। इसलिए हम बोलते हैं करंट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज होता है। ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि हम इसको कैसे करते होते हैं, ये क्लियरली पता होना चाहिए। रिवर्स बाइजिंग के अंदर अभी जो मेरा ये ग्राफ था, ध्यान से समझना बेटा, ये जो ग्राफ था, ये वाला रीजन ग्राफ का, ये वाला रीजन, जब रिवर्स वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा होती है तो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे होस्ट एटम में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, मतलब बॉन्ड टूट जाते हैं। तो in case of reverse biasing, when applied voltage exceeds a certain value, then electric field in depletion layer increases, electric field in depletion layer increases, and this electric field attracts the electrons, attracts the valence electrons from host atoms of p side, and hence all the bonds will rupture and current through the diode increases abruptly. इंक्रीजेस अब्रप्टली, करंट एकदम से बढ़ जाता है डायोड के पास से, ठीक है। दिस वोल्टेज एट विच दिस हैपन्स इज कॉल्ड
जीनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस वोल्टेज को हम बोलते हैं बेटा जीनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये आपको ध्यान में रखना है कि उस वोल्टेज को हम जीनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। जीनर वोल्टेज पे या ब्रेकडाउन वोल्टेज पे सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं, करंट एकदम बढ़ जाता है, जो हमने रिवर्स बायसिंग के अंदर ये वाला ग्राफ जो सर्कल किया हुआ है वो शो किया है। बेटा जीनर ब्रेकडाउन प्रीडोमिनेंटली, जीनर ब्रेकडाउन जो है वो प्रीडोमिनेंटली लो वोल्टेज पे होती है और ऐसे डायोड्स में होती है जिनकी डोपिंग हाई होती है। जिनकी डोपिंग क्या होती है बेटा? हाई होती है। इसी टाइप से एक और टाइप की ब्रेकडाउन होती है, उसको हम बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। कौन सी ब्रेकडाउन बेटा? एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है? सबसे पहले ये लो डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में होती है। किसमें होती है बेटा? लो डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। लो डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड का मतलब जिसकी डोपिंग कम है उसकी वाइडर डिप्लीशन लेयर होगी, उसकी डिप्लीशन लेयर वाइडर होगी। वाइडर क्यों हो गई आपको ये समझ में आना चाहिए। क्यों डिप्लीशन लेयर वाइडर? इसलिए होगी क्योंकि लो डोप्ड है। अगर डोपिंग कम है तो डोपिंग ज्यादा होती है तो डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ डोपिंग ज्यादा होने से कम हो जाती है। इसमें क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर एक्सेलरेटेड in the junction field due to high reverse voltage applied। अब क्या होता है बेटा? इस टाइप के केस में हम रिवर्स बाइजिंग में हाई वोल्टेज लगाते हैं और हाई का मतलब वेरी हाई वोल्टेज है। जीनर वाली प्रीडोमिनेंटली लो पे होती है, ये हाई वोल्टेज पे होती है। उसकी वजह से जंक्शन पे फील्ड बढ़ता है, उस फील्ड बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एक्सेलरेट हो जाते हैं, जो आगे ये इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आगे कोलाइड करते हैं, फर्दर कोलाइड्स विद एटम्स ऑफ द क्रिस्टल या विद एटम्स ऑफ द क्रिस्टल। जो पीएन साइड पे एटम है उससे कोलाइड करते हैं। उनसे कोलाइड करने पे डायोड के एटम से जो है उसमें सिंपल एटम है उनसे कोलाइड करते हैं। उनसे कोलाइड करके फिर इलेक्ट्रॉन होल जनरेट करते हैं। वो फिर जनरेट होने के बाद वो फिर से एक्सेलरेट होते हैं हाई फील्ड में, वो फिर औरों को ब्रेक करते हैं। तो इसीलिए रेगुलर कोलिजन ऑफ कौन से बेटा? माइनॉरिटी कैरियर, क्योंकि रिवर्स में कौन क्या चलता था बेटा? माइनॉरिटी कैरियर्स। रेगुलर कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स विद एटम्स लीड टू increase the number of carriers continuously and hence current increases continuously। ठीक है, ऐसा this happens above a particular reverse biased voltage, and that voltage is known as avalanche voltage, and this type of breakdown is known as avalanche breakdown। कौन सी ब्रेकडाउन बोलते हैं बेटा? एवलांचे ब्रेकडाउन। अब आपको दो चीजें पता लग गई, एक जीनर ब्रेकडाउन, एक एवलांचे ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन प्रीडोमिनेंटली लो वोल्टेज पे होती है, एवलांचे ब्रेकडाउन वेरी हाई वोल्टेज पे होती है। जीनर ब्रेकडाउन उन डायोड में होती है जिनमें हाई डोपिंग होती है, एवलांचे ब्रेकडाउन उन डायोड में होती है जिनमें लो डोपिंग होती है। जीनर ब्रेकडाउन में जीनर वोल्टेज से ऊपर, जीनर वोल्टेज पे आते ही सारे बॉन्ड्स एकदम से ब्रेक कर जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स, और करंट एकदम से बढ़ जाता है। एवलांचे ब्रेकडाउन में जो ब्रेकडाउन होती है वो ड्यू टू कोलिजन्स, रेगुलर कोलिजन्स विद द एक्सेलरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स in the electric field produced at the junction
ठीक है, उसकी वजह से होती है। अवलांचे ब्रेकडाउन में डायोड परमानेंटली डैमेज हो जाता है, क्योंकि कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो डायोड परमानेंटली डैमेज होता है। ये इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन नहीं है, ये इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन है, रिवर्सिबल ब्रेकडाउन नहीं है। बट जीनर वाली को ऐसा भी बोल देते हैं कि वो कैसी ब्रेकडाउन है, रिवर्सिबल ब्रेकडाउन है। तो ये जीनर ब्रेकडाउन और अवलांचे ब्रेकडाउन में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। यहीं से एक पॉइंट और भी होता है कि डायोड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि डायोड पे आपको जब भी वोल्टेज अप्लाई करनी है, वो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगी तभी डायोड काम करेगा, अदरवाइज डायोड तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ऐसे ही एक और अलग से पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल डायोड? आइडियल डायोड वो डायोड होता है जिसका बैरियर पोटेंशियल 0 माना जाता है। कोई भी डायोड आइडियल नहीं होता, बट स्टिल ये एक आइडियलाइज्ड कंसेप्ट है, ठीक है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आइडियल डायोड मींस जिसका बैरियर पोटेंशियल कितना हो बेटा, 0। बेटा डायोड के लिए आपको ध्यान रखना है, स्पेशली फॉर ए डायोड, की whenever a diode is forward biased it will behave like a resistanceless wire only if the diode is ideal। जब भी एक डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो उसको हम एक रेजिस्टेंस लेस वायर से रिप्लेस कर देंगे, सिंपल एक वायर बना देंगे, सिर्फ तभी जब वो आइडियल होगा, ठीक है। और अगर एक डायोड रिवर्स बायस है तो हम उसकी जगह ओपन सर्किट एलिमेंट बना देंगे, ठीक है। ये सिर्फ तभी है बेटा जब वो डायोड आइडियल होगा। अगर सिलिकॉन का डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो इसका मतलब उसकी जगह मुझे 0.7 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल वाली वोल्टेज लगा देनी है। जर्मेनियम का हो रहा है तो 0.3 वोल्ट लगा देनी है। देखते हैं जनरली जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आइडियल डायोड को एज्यूम करके आते हैं, तो मैं भी आइडियल से मान के ही करूंगा, बड़े ध्यान से समझना है। मान लो ये मेरे पास एक केस है कि ये मेरे पास एक डायोड, ये एक डायोड, यहां पे एक बैटरी, यहां एक रेजिस्टेंस, ये D1, ये D2, 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 10 वोल्ट, ये ऐसे बैटरी दे रखी है, सब कुछ बना हुआ है। आपको हर करंट बताना है, करंट की वैल्यू बतानी है, ये I, ये I1, ये I2, एज्यूमिंग द डायोड टू बी आइडियल। अगर ये आइडियल है तो आप इसको एक वायर बना लोगे, वायर बना के ये बन जाएगा 6 ओम, ये भी एक वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 3 ओम। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, पी पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए फॉरवर्ड बायस है और आइडियल डायोड है, तो इसको मैंने रेजिस्टेंस लेस वायर बना दिया। अब ये आई करंट है, इधर I1, इधर I2। अब आपका काम है क्वेश्चन को सोल्व करना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया, हमें I1 I2 निकालने थे। 6 और 3 का पैरेलल 2, 2 और 3 का सीरीज 5, 10/5 करंट आ गया बेटा, 10/5 2 एम्पियर का करंट यहाँ से चलेगा I। अब यहाँ डिवाइड हो जाएगा किसमें, डिवाइड किस रेशियो में होता है, पैरेलल में, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड होता है। तो करंट यहाँ देखो, ये ज्यादा रेजिस्टेंस है तो यहाँ कम करंट जाएगा, यहाँ ज्यादा करंट जाएगा, 2 रेशियो बने, उल्टी रेशियो में डिवाइड होगा। 2 ये यहाँ 2/3 ऑफ 2 आ जाएगा, तो I1 आ जाएगा 2/3 ऑफ 2 दैट इज 4/3 एम्पियर। I2 आ जाएगा बेटा कितना, 2/3 एम्पियर। नहीं समझ आया हो आप KVL लगा के कर सकते हो। ये क्वेश्चन तब है जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हैं, तो मैंने उनको किससे रिप्लेस कर दिया, एक वायर से रिप्लेस कर दिया। उस तरह से आप I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब D1 D2 ये दो डायोड हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब डायोड उल्टा कर दिया। ये वाला डायोड तो बेटा फॉरवर्ड बायस है, बट ये वाला डायोड अब रिवर्स बायस है। अब अगर मैं आइडियल डायोड मान के कर रहा हूं तो ये तो आ गया 6 ओम, ये ओपन हो गया, ये हो गया 3 ओम, ये 10 वोल्ट है,
ये हो गया 3। हाँ बेटा क्लियर है। यहां से आई करंट जाएगा, इधर I1 है, इधर I2 है, तो I1 तो हो गया बेटा 0, I1 कितना हो गया 0। अब मुझे I2 निकालना, और I2 और I बराबर होंगे, वो होगा 10/9 एम्पियर। ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो वो एक वायर की तरह बिहेव करेगा, रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट की। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नीट प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। ये मेरे पास एक डायोड है, यहाँ पर मैंने एक इनपुट दी है -5 से +5 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है। मुझे आउटपुट वेव फॉर्म बनानी है। कब? अगर आउटपुट हम डायोड के पास लें और आउटपुट किसके पास लें बेटा, रेजिस्टेंस के पास लें, तो ये दोनों केस में मुझे आउटपुट वेव फॉर्म बनानी है। तो अब हम देखते हैं कि हमें ये आउटपुट वेव फॉर्म कैसे बनानी है। इसके लिए आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, whenever diode is forward biased, आइडियल डायोड मान के चल रहा हूं, तो आउटपुट रेजिस्टेंस के पास आएगी और डायोड के पास नहीं आएगी, क्योंकि डायोड तो वायर बन गया। जब भी डायोड रिवर्स बायस होगा, तो आउटपुट डायोड के पास आएगी, रेजिस्टेंस के पास नहीं आएगी, क्योंकि ओपन हो गया डायोड, तो रेजिस्टेंस के पास करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगी तो कोई वोल्टेज नहीं। ठीक है। अब बेटा आप देखो, जब 0 से 5 वोल्ट आएगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज आई, तो डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, तो आउट इसके तो वायर बन गया, तो इसके पास आउटपुट आई, तो इसके पास जो आउटपुट आई वो आपके पास, बस ये शेप ध्यान नहीं रखनी, शेप रेक्टेंगुलर होगी। अब ये लाइन होगी क्या नहीं ये नहीं कह सकता मैं, वो 0 वोल्ट से 5 वोल्ट होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास आउटपुट सिर्फ तभी आएगी जब डायोड कैसा बायस होगा, फॉरवर्ड तब होगा जब यहाँ पॉजिटिव आएगी। डायोड के पास आउटपुट कब आएगी, जब डायोड रिवर्स बायस हो। रिवर्स बायस तब होगा जब यहाँ नेगेटिव हो। नेगेटिव का मतलब इसके पास आउटपुट ये आएगी, और ये कितनी होगी बेटा, -5 वोल्ट और 0 वोल्ट होगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि कब डायोड के पास आउटपुट आती है और कब रेजिस्टेंस के पास आउटपुट आती है।